हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की, हिंदी भाषा, ठीक है, व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। 600 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आज 601 से हम क्वेश्चन करेंगे और हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भाई। ठीक है, तो देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवत के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है। ठीक है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है। तो कोणार्क में, शारदिया, भारत दुर्दशा या पहला राजा। तो भाई जो पहला राजा है, ठीक है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथ्वी के बीच विलक्षण साम्य है भाई इस नाटक में। ठीक है, और ये नाटक किसका था। तो ये नाटक जगदीश चंद्र माथुर का। किसका भाई, जगदीश चंद्र माथुर का है। ये आपको ध्यान रखना है। और इनके काफी महत्वपूर्ण नाटक है, जैसे जगदीश चंद्र माथुर के कोणार्क है, इसमें शारदिया है, पहला राजा है, ठीक है, और भारत दुर्दशा तो आपको पता है किसकी है। किसी बच्चे को पता है कमेंट में जरूर से जरूर बताना भाई। और जो ये नाटक है पहला राजा, ये नाटक न तो पौराणिक है और न ऐतिहासिक न यथार्थवादी है। यह तो जो नाटक है ये क्या है, ये एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अनुयोक्ति का मंचीय रूप है। आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, बकरी किसकी रचना है। जो बकरी नाटक है ये भाई किसका है। विशाख दत्त का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, कुंवर नारायण का है, हरिजीत का है। तो बकरी नाटक भाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये इनका काफी प्रसिद्ध नाटक है बकरी। और ये 1900 सॉरी भाई, सॉरी 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 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। और जो इनकी लड़ाई नाटक है इनका एक और, ठीक है, ये 1979 से प्रकाशित हुआ था। और एक इनका एक और काफी महत्वपूर्ण नाटक है गरीबी हटाओ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार जो 1959 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन सा ऐसा संगीत नाटक है भाई, कौन सी ऐसी कृति है इनमें से जिसको भाई संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और कब, 1959 में। तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस या इनमें से कोई नहीं। तो भाई आषाढ़ का एक दिन को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है जो 1959 में मिला है। और आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है, मोहन राकेश का। ठीक है, आधे अधूरे भी मोहन राकेश का नाटक है, और लहरों का राजहंस जो है ये भी मोहन राकेश के नाटक रहेंगे भी। ठीक है, और इनका जो एक और नाटक है पैरों तले की जमीन, ये इनका आधा न सॉरी अधूरा नाटक है भाई, ये पूरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है। क्या भी यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का या वनमाली का है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के निबंधों में, क्या भी किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व का बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। ठीक है, कौन से वे ऐसे निबंध है जिसमें बुद्धि तत्व प्रमुख है। भावात्मक, वर्णात्मक, विवरणात्मक या विचारात्मक। जो भी विचारात्मक निबंध होते हैं, ठीक है, उसमें बुद्धि तत्व काफी महत्वपूर्ण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। जो हिंदी निबंध है इसका उत्कृष्ट काल क्या है। तो क्या है भी इसका उत्कृष्ट काल। तो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, शुक्ल युग है या शुक्ल उत्तर युग है। तो हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल भाई शुक्ल युग है। क्या है, शुक्ल युग है भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? आचार्य ने भी, ठीक है, गलत है, आचार्य नहीं, इनका क्या है भी निबंध। ठीक है, कौन सा इनमें से निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कल्पलता है, कुटुम्बीन का है, अशोक के फूल भी, लेकिन कल्प वृक्ष ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, बल्कि किसका है? ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण निबंध है भाई ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भ्रमानंद उपनाम से लिखा करते थे? भाई चार नीचे लेखक दे रखे हैं और पूछ रखा है भ्रमानंद उपनाम से कौन से लेखक लिखते थे? तो विद्यानिवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक या कुबेरनाथ राय। तो भाई भ्रमानंद नाम से विद्यानिवास मिश्र जी लिखते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये काफी महत्वपूर्ण निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र जी, उनके काफी महत्वपूर्ण निबंध है। मैंने पहले भी आपको बताया इनके निबंध, एक तो है चितवन की छा, काफी महत्वपूर्ण है चितवन की छा। ठीक है, हल्दी दूब विद्यानिवास मिश्र जी के भैया, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, काफी महत्वपूर्ण है भाई। और एक और है इनका शेफाली झर रही है, ये भी काफी महत्वपूर्ण निबंध है। और अंगद की नियति और भ्रमानंद के पत्र, ये इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध है भाई। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? जो हरिशंकर परसाई जी हैं, इनके व्यंग्यात्मक निबंध इन्होंने काफी लिखे हैं, उनका लक्ष्य पूछा है, इनका लक्ष्य क्या था? तो पाठकों को वास्तविकता के प्रति और खोलना, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, आगे देखते हैं भाई, या पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना, या पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जगाना। तो भाई हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या था? तो क्या लक्ष्य था भाई उनका? ये था ए ऑप्शन, ठीक है बिल्कुल, पाठकों को वास्तविकता के प्रति और खोलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध है। हरिशंकर परसाई के पगडंडियों का जमाना, उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, ठीक है, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इनका काफी महत्वपूर्ण निबंध है भाई। ठीक है, और वैष्णव की फिसलन, ये काफी महत्वपूर्ण निबंध है हजारी श्री हरिशंकर परसाई के। अगला क्वेश्चन है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? जो आलोचना है इसको कला की सजगता किसने कहा है? तो किसने कहा है? मिडिलटन ने, सॉरी मिडिलटन मरे ने, वार्ड ने, हर्बर्ट रीड ने, या नॉर्मन फोस्टर ने? तो भरत आलोचना को कला की सजगता मिडिलटन मरे ने कहा है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और ये एक पाश्चात्य आलोचक है, और इनके ग्रंथ का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल। क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। तो हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है, ये हमें बताना है। तो निषेध चरित्र चर्चा, विक्रमांक, देव चरित्र चर्चा, देव बड़े की बिहारी, हिंदी कालिदास की आलोचना। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही है, हिंदी कालिदास की आलोचना। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, और ये किसकी पुस्तक है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है भाई। अगला क्वेश्चन है, डैश भारतीय समीक्षा के जनक है। तो इनमें से कौन भारतीय समीक्षा के जनक है, ये हमें बताना है। तो भरतमुनि है, राजशेखर है, विश्वनाथ है, या मम्मट है? तो भाई राजशेखर भारतीय समीक्षा के क्या है? जनक माने जाते हैं। और राजशेखर काव्य शास्त्र के काफी महत्वपूर्ण विद्वान हैं। ठीक है, काफी प्रसिद्ध विद्वान है भाई राजशेखर, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भरत मुनि है, इनकी रचना कौन सी है भाई? नाट्य शास्त्र है।
और नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा जाता है। ये पंचम वेद किसको कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो किसने किया है भाई? देखते हैं। भारतेंदु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या सुमित्रानंदन पंत ने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सबसे पहले किया है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ डैश ने किया है? ठीक है भाई, हिंदी में तुलनात्मकता आलोचना का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है भाई, ये हम देखते हैं। भगवान दीन ने, पदम सिंह शर्मा ने, मिश्र बंधु ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया है भाई? तो पदम सिंह शर्मा ने किया है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और 1907 ईस्वी की जो इनकी रचना सरस्वती, इसमें पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की है भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? क्या भाई, यदि मैं कामायनी लिखता, ठीक है, ये कैसा ग्रंथ है? समीक्षात्मक ग्रंथ है। इसका हमें लेखक बताना है कौन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, सुमित्रानंदन पंत है, डॉक्टर नगेंद्र है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है? तो भाई, यदि मैं कामायनी लिखता, इसके लेखक रहेंगे सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, कौन रहेंगे? सुमित्रानंदन पंत जी रहेंगे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने भी सूर साहित्य तथा हिंदी साहित्य की भूमिका नामक आलोचनात्मक कृतियां लिखी है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी है, इनको भी सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है। पर पूछा ये है किसने कहा है? तो किसने कहा? विजय देव नारायण शाही ने कहा है, डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है, या भाई डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा, या भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा है? तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक डॉक्टर भगवत स्वरूप ने कहा है। ठीक है, और नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? ठीक है, समीक्षा के क्षेत्र में पूछा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था भाई? 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1950 में? तो समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन 1930 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? जो यादों की बारात है, ये आत्मकथा है भाई। ठीक है, आत्मकथा विदा से है। ये पूछी है भाई किसकी आत्मकथा, भाई किसने इसको लिखा है? तो राही मासूम रजा, ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु, जोश मलिहाबादी, या सुमित्रानंदन पंत? तो यादों की बारात जोश महिबाबादी ने मलिहाबादी ने लिखा है। यादों की बारात जोश मलिहाबादी ने लिखा है, और ये क्या है? एक आत्मकथा है। ठीक है, और जो फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? आत्म परिचय। क्या है? आत्म परिचय है, ये आपको ध्यान रखना है। और सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, जब मैंने आपको आत्मकथा वाली सीरीज में करवाए थे क्वेश्चन, ठीक है, तभी मैंने आपको बताया था 60 वर्ष एक रेखांकन। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है भाई? बनारसी दास चतुर्वेदी, किशोरी दास वाजपेयी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, या राम वृक्ष बेनीपुरी? तो जिंदगी मुस्काई के रचनाकार है कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर भाई। ठीक है, और इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल ठीक है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं, दीप जले, शंख बजे, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। माटी हो गई सोना, क्या पता कितनी बार क्वेश्चन में पूछ रखा है, माटी हो गई सोना।
ठीक है। और एक और है इनका, बाजे, पायलिया, ये घुंघरू। इनके काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको करवाया है। रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का है? जो रिपोर्टाज शब्द है किस भाषा का? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या जर्मनी? तो रिपोर्टाज भाई फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो रिपोर्टाज का जनक किसको माना जाता है हिंदी में भाई? शिवदास सिंह चौहान को माना जाता है। जो रिपोर्टाज मैंने करवाए थे जब भी आपको बताया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके रिपोर्टाज का क्या नाम है? लक्ष्मीपुरा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? भाई 4 विद्वान दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना भी इनमें से कौन से ऐसे विद्वान है जिसका कोई भी ग्रंथ नहीं है, यानी उन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिख रखा। शंकुक है, भट्टनायक है, भट्टलोलट है या अभिनव गुप्त है? तो भट्टलोलट ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिख रखा, बल्कि इनका एक सिद्धांत है, और उस सिद्धांत का क्या नाम है? काफी बार पेपर में पूछा गया है। भट्टलोलट के सिद्धांत का क्या नाम है? उत्पत्तिवाद भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रस गंगाधर किसकी रचना है? जो रस गंगाधर है ये किसकी रचना है? अभिनव गुप्त की, भट्टनायक की, पंडित जगन्नाथ की या भरत मुनि की? तो अभी रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की रचना है। और इनका समय, किनका भी? पंडित जगन्नाथ का समय 17वीं शताब्दी का प्रथम चरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर रहा है। ये आचार्य दे रखे और उनके सिद्धांत दे रखे हैं, वो हमें मिलान करने हैं। भट्टलोलट का कौन सा है? ठीक है, भट्टलोलट का सिद्धांत कौन सा? अभी मैंने आपको बताया था, उत्पत्तिवाद। ए का 4। शंकुक का कौन सा है? अनुमतिवाद। बी का 3। भट्टनायक का कौन सा है? भुक्तिवाद है भाई, तो सी का 2। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, डी का 1। तो 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 देखते हैं कहां पर है। 4 3 2 1 बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन के अनुसार 73 अलंकार हैं? ये कभी तो किन के अनुसार 73 अलंकार है ये हमें बताना है। किसके अनुसार है 73 अलंकार? रुद्रट, दंडी, भामा या विषमना? तो रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार हैं। रुद्रट क्या है? कश्मीरी निवासी थे भाई, ठीक है। और इनका समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। और इनकी रचना कौन सी है? काव्य अलंकार, ठीक है। और इस ग्रंथ में 16 तो अध्याय हैं, पूछे जाते हैं, और 734 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, साधारणीकरण की सही व्याख्या है। साधारणीकरण की इनमें से कौन सी व्याख्या सही है वो हमें बतानी है। तो देखते हैं, जब कोई भी पाठक किसी साधारण काव्य या साधारण नाटक का रसा संवादन करे तो यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है? नहीं भाई, जब कोई पाठक किसी कृति को पढ़ते समय स्वयं को साधारण ही समझे तो वह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है? नहीं। अगला क्वेश्चन, जब कोई पाठक या श्रोता किसी असाधारण व्यक्तित्व की तुलना या मूल्यांकन साधारण व्यक्ति को लेकर करता है तब उसे साधारणीकरण कहते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। डी है, साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष ने बनकर सामान्य बन जाते हैं, उसको साधारणीकरण कहते हैं। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भरत मुनि माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, नैकांत अपि, क्या भी? नैकांत अपि निर्मुष्म विभाति वनिता मुखम, यह किसका कथन है? तो किसका? रुद्रट का है, भामा का है, दंडी का है या मम्मट का है? नैकांत अपि निमुष विभाति वनिता मुखम, ये कथन भामा का रहेगा। किसका है? भामा का कथन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। रुद्रट का कौन सा है? ननु शब्दों शब्दार्थो काव्यम। दंडी का कौन सा है भाई? शरीर ताव दृष्टार्थ व छिन्ना पदावली। मम्मट का कौन सा है? तो दोषी शब्दार्थो सगुणालंकार कृति पुनः कहती भाई। अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की
महत्ता किसने स्वीकार की? रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? तो किसने की? भाई भट्टनायक ने, अभिनव गुप्त ने, भट्ट लोलट ने या शंकुक ने? तो अभिनव गुप्त ने। भाई अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? जो भारतीय वृत्ति है इसका संबंध किस रस से है? श्रृंगार रस से है, वीर से है, करुण से है, अद्भुत से? तो भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है भी। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। अगला क्वेश्चन है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है? तो उनको क्या कहते हैं? कायिक, मानसिक, आहार्य या सात्विक? तो भाई वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहा जाता है। और रस के 4 अवयव होते हैं, आया आप सभी को पता है। ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और सताई भाव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अपसंहार क्या है? क्या भी अपसंहार क्या है? तो क्या है देखते हैं, एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। नहीं, संचारी भाव एक प्रकार का, बिल्कुल सही है। संचारी भाव है भाई एक प्रकार का, और संचारी भाव की संख्या 33 है। ठीक है, 8 क्या है उसमें सताई भाव है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपसंहार को दुखात्मक संचारी भाव की श्रेणी में रखा है। किस श्रेणी में रखा है? दुखात्मक संचारी भाव की श्रेणी में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो करते हैं भाई। रस दे रखे हैं और उनके स्थायी भाव दे रखे हैं, हमें इसका क्या करना है? मिलान करना है। तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार का होता है भाई रति, तो 1 का 4। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय होता है, बी का 3। शांत का निर्वेद, सी का 2। और वीर का उत्साह होता है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 हमारे सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? छंद शास्त्र की पूछिए भाई, प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो काव्य प्रकाश है, छंद सूत्र है, रसिक प्रिया है, या छंद प्रभाकर है? तो भाई छंद सूत्र छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और छंद शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ मिला है? ऋग्वेद में हमको मिला है भाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको विचरण सूत्र को हम पिंगल शास्त्र भी कह देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुणों की सही संख्या है, जो गुण है इनकी सही संख्या हमें बतानी है। तो 8 है, 9 है, 10 है, 11। तो गुणों की सही संख्या पूछ रखी है, तो भाई कितनी है? 8 है। ये आपको ध्यान रखना है। मात्रा और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण माना जाता है, इसलिए 8 गण है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ठीक है, ये हमने 9th या 10th क्लास में करे हैं, जब हमने छंद किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द सम्मान होता है? छंद के विषय में पूछ रखा है, ऐसा कौन सा छंद है जिसमें प्रथम और प्रथम और अंतिम शब्द क्या है? सम्मान होता है? तो ये हमें बताना है। छप्पे, कुंडलिया, इंद्रवर्जा या उपजाति? तो जो कुंडलिया छंद है, ठीक है, इसमें भाई प्रथम व अंतिम शब्द क्या है? समान होता है, समान होता है। और यह क्या है? विषम मात्रिक छंद है। क्या है? विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया। ठीक है, 6 चरण इसमें होते हैं। 6 चरण वाले क्या है? एक दोहा है ये। ठीक है, दोहा और रोला छंदों को मिलाने से क्या है? यह छंद बनता है। छप्पे भी विषम छंद है, जो छप्पे है ये भी क्या है? विषम मात्रिक छंद है, और इसमें 6 चरण होते हैं, किसमें? छप्पे में। अगला क्वेश्चन है भाई, और अपनी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या भी? मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सबंग सलेस, अभंग सलेस, श्लेष वक्रोक्ति या काकू वक्रोक्ति? तो मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इसमें भी काकू वक्रोक्ति अलंकार रहेगा। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। तो इसी के साथ भाई आज के क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भैया आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट भी जरूर से जरूर करें भाई। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।
आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।